जय हिंद दोस्तों। इंडिया ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एनआईए ने किस तरह से रेड किया, क्या है पीएफआई और क्या मतलब है इस पीएफआई का, कौन कौन से संगठन थे जो पीएफआई से जुड़े हुए थे और किस किस को बैन कर दिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे एनआईए कहते हैं दोस्तों, उसने 23 सितंबर को फ्राइडे के दिन सुबह सुबह आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में सिलसिले में एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इस सर्च ऑपरेशन को जो दोस्तों अभी तक देखें तो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जा रहा है, जो अब तक 10 से 15 राज्यों में तलाशी लिया गया है। सरकार कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये 10 राज्य मिलेगा, कहीं कहीं 15 राज्य मिलेगा। और इसमें अब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई कहते हैं, उससे जुड़े 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए जहाँ जहाँ तलाशी ली जा रही है दोस्तों अलग अलग स्थानों में, उसमें पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष जो है नसीर पाशा, उसका घर है दोस्तों, आवास जहाँ वो रहते यानी घर। उसके अलावा बेंगलुरु और कर्नाटक के अलग अलग स्थानों में भी इसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है दोस्तों। और ये सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। समाचार एजेंसी जो पीटीआई है, न्यूज़ एजेंसी, इसके अनुसार कहना है कि दोस्तों ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रतिबंधित जो बैन संगठन है उसमें लोगों को जुड़ने के लिए लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। ये कहना है दोस्तों पीएफआई न्यूज़ के अनुसार। आप चाहें तो गूगल करके पीटीआई के न्यूज़ पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऑपरेशन के जवाब में पीएफआई ने एक बयान में कहा है कि असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए, जो लोग सरकार से सहमत नहीं है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार एजेंसियों का प्रयोग कर रही है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। पीएफआई के एक बयान के बाद ये पुष्टि हुआ है कि दोस्तों कि जो इसका नेशनल लेवल पे है या राज्य लेवल पे है या तो स्थानीय नेता है, उन सभी के घरों पे छापी मारा जा रहा है। इसके अलावा जो इसका स्टेट कमेटी का ऑफिस है वहाँ पर भी छापामारी हुआ है दोस्तों। पीएफआई क्या है दोस्तों, तब चलिए देखते हैं कैसे पीएफआई बना। तो पीएफआई दोस्तों 2007 में दक्षिण भारत में बना था दोस्तों, जिसमें 3 मुस्लिम संगठन का एक में मिला दिया गया था। जिसमें से देखेंगे तो केरला से था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक से था फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु से था मनिथा नीति पसाराई। और इन तीनों को विलय करके एक पीएफआई बना दिया गया दोस्तों। इससे पहले देखेंगे दोस्तों तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम की एक पार्टी थी, जिसे सिमी कहा जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसी के बाद दोस्तों पीएफआई एक नए संगठन के रूप में उभरा। खुद को ये एक ऐसा संगठन बताता था दोस्तों जो अल्पसंख्यकों, दलितों और समुदायों, अन्य समुदायों को भी मदद करता था। पीएफआई के देखेंगे तो दोस्तों कुछ जो संस्थापक सदस्य हैं वो सिमी के भी सदस्य रह चुके हैं, जिसको आतंकवादी मामले में बैन कर दिया गया था। और उसकी कुछ सदस्य जो है वो पीएफआई के संस्थापन में भी रहे हैं। जो वर्तमान की मेन पार्टियां हैं भारत की दोस्तों, बड़ी बड़ी, जैसे हो गया बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेडीएस हो गया, ये एक दूसरे पे हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो ये पीएफआई के साथ मिल जाते हैं, ताकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे तो पीएफआई कभी भी खुद चुनाव नहीं लड़ता है। पीएफआई के अनुसार कहना है कि पीएफआई एक वैसा ही संगठन है दोस्तों जैसे आरएसएस है, वीएचपी है या तो फिर हिंदू जागरण वैदिक है, वैसे ही एक पीएफआई भी है जो मुसलमानों के लिए सामाजिक और इस्लामिक धार्मिक कार्यों को करने में मदद करता है और उसमें शामिल रहता है। जैसे आरएसएस है दोस्तों हिंदुओं के लिए, उसका कहना है पीएफआई है मुस्लिमों के लिए। लेकिन समस्या तब होती है दोस्तों एजेंसियों को कि पीएफआई जो है दोस्तों वो अपने सदस्यों का कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखता। मतलब कितने सदस्य हैं पीएफआई में, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसका रिकॉर्ड पीएफआई रखता ही नहीं दोस्तों। तो जब एजेंसियों के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी मामले में, तो उसको इस संगठन पीएफआई से लिंक करना आसान नहीं होता है दोस्तों, जिसके कारण इससे अपराध को रोकना मुश्किल हो जाता है कि इस संगठन से है या नहीं है। इस पर आगे चल के 2009 में पीएफआई से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे एसडीपीआई कहते हैं, नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनी। राजनीतिक पार्टी बनी एसडीपीआई, वो भी पीएफआई से।
पार्टी के अनुसार ये मुस्लिम, दलित और अन्य समुदायों के राजनीतिक मुद्दे को उठाने का काम करती है। एसडीपीआई के अनुसार इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के आदिवासियों, मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के आदिवासियों सहित सभी नागरिकों को समान डेवलपमेंट हो। सभी नागरिकों के बीच इनका कहना है कि जो पावर का बंटवारा हो वो भी समान हो। अगर देखेंगे तो पीएफआई एसडीपीआई को क्या करता है, चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को प्रोवाइड करता है। पीएफआई के अनुसार कहना है कि हम पीएफआई जो है वो एसडीपीआई को कैंडिडेट प्रोवाइड करता है, ना कि पीएफआई वोट लड़ता है। पीएफआई के अनुसार कहना है कि पीएफआई वैसे ही संगठन है जैसे इसके अनुसार, पीएफआई के अनुसार जैसे आरएसएस है। आरएसएस क्या करता है पीएफआई के अनुसार कि कैंडिडेट प्रोवाइड करता है बीजेपी को और बीजेपी चुनाव लड़ता है। ये पीएफआई का कहना है दोस्तों। अगर देखेंगे पीएफआई, तो पीएफआई का सबसे अधिक उपस्थिति देखेंगे तो वो केरला में है। सबसे अधिक उपस्थिति इसका केरला में है। जबकि देखेंगे पीएफआई वो रजिस्टर्ड कहाँ है, तो दिल्ली से रजिस्टर्ड है पीएफआई, ना कि केरला से। लेकिन इसका सबसे अधिक उपस्थिति देखेंगे दबदबा तो केरला में है, जहाँ पर केरला में इस पर बार बार हत्या, दंगा, लोगों को डराने, आतंकवादी संगठन से मिले होने का संबंध के बारे में इस पर आरोप भी लगाया गया है। 2012 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता वाली ये गवर्नमेंट आई थी तो उसने हाई कोर्ट में कहा था कि पीएफआई कुछ नहीं है, बल्कि पीएफआई जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सिमी कहते थे, उसको जब बैन कर दिया गया तो उसी का एक नया रूप लेके पीएफआई सामने आया है। बाकी पीएफआई कुछ नहीं है, ये सिमी का एक नया वर्जन कह सकते हैं, वो नया वर्जन है और कुछ नहीं। ये कहना था वो गवर्नमेंट का, जब कांग्रेस की अध्यक्षता वाली गवर्नमेंट केरल में आई थी, वो उसके अनुसार कहना था दोस्तों। और इस सरकार के अनुसार कहना था एक रिपोर्ट में कि पीएफआई जो है वो कार्यकर्ता के हत्या के 27 मामलों में शामिल था, जिसमें से ज़्यादातर कार्यकर्ता किसका था, तो सीपीएम के था और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। 2 साल बाद केरल सरकार ने एक और रिपोर्ट उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को दिया। उसमें कहा कि पीएफआई का एक गुप्त एजेंडा है। उसके अनुसार कहना था केरल गवर्नमेंट के अनुसार कि इसका पीएफआई का एक गुप्त एजेंडा है, कि उसका कहना था किसका, केरल के गवर्नमेंट का, कि ये धर्मांतरण को बढ़ावा देती है और इस्लामीकरण करती है और इसके साथ ही साथ समाज में सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देती है। ये कहना था केरल का गवर्नमेंट का दोस्तों, ना कि हमारा ये कहना नहीं है दोस्तों, ये केरल का गवर्नमेंट का कहना था। इस्लाम के लाभ के लिए इसने किसका क्या कहना है दोस्तों, जब बैन संगठन है उसमें लोगों को यानी युवाओं को भर्ती करवाता है, उसका रख रखाव करवाता है। इसके साथ ही पीएफआई के अनुसार के अनुसार जो इस्लाम के दुश्मन हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है दोस्तों। ये कहना था केरल के गवर्नमेंट के अनुसार पीएफआई के बारे में, कि अगर पीएफआई के अनुसार जो इस्लाम के दुश्मन हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये कब कहा गया था दोस्तों, तो 2013 में केरल की सरकार ने क्या किया था, पीएफआई के जितने सारे विज्ञापन एडवर्टीजमेंट थे उसको रोक लगा दिया था कि कोई भी पीएफआई के एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। तो पीएफआई क्या किया, हाई कोर्ट पहुंच गया, वहाँ केरला के हाई कोर्ट चला गया। तो केरला के हाई कोर्ट ने जब सरकार से पूछा तो जितने सारे अभी बातें हम बताएं दोस्तों, वो सब बातें कहाँ कहा था, तो केरला के हाई कोर्ट में कहा था। वहाँ केरला की सरकार ने रिपोर्ट में फिर दोहराया गया था कि जो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट है इसी का, किसका पीएफआई का ही एक सहयोगी पार्टी है, क्या एनडीएफ, उसी का बोले तो एक पार्ट है दोस्तों। जो एनडीएफ वो कई अन्य सांप्रदायिक मामलों में लिप्त रहा है, जैसे कि 27 ऐसे मामले हैं दोस्तों जिसमें सांप्रदायिक रूप से प्रेरित हत्या किया गया है। 106 ऐसे मामले हैं जिसमें हत्या करने का प्रयास किया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या नहीं हो पाया लेकिन मारने की कोशिश किया गया है। 106 ऐसे मामले थे दोस्तों जिसमें सांप्रदायिक मामला कहा जा सकता है कि समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के मामले को लेकर भी ऐसे 106 केसेस ऐसे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के जो अध्यक्ष था वहाँ केरल में थे, जो सुरेंद्रन, उसने 18 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि पिछले 6 सालों में 24 बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं, जिनमें से 7 को पीएफआई ने मारा था। ये कहना था बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन का। 2007 में कर्नाटक में पीएफआई के खिलाफ
310 से अधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें से केवल 5 में से सजा हुई थी। बाकी मामला दोस्तों अभी भी देखें चलते हैं वहाँ। एनआईए ने 2017 में, कब 2017 में गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएफआई पर आप बैन लगा दीजिए। पीएफआई पर बैन लगाने की मांग किसने किया था? तो एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। एनआईए ने दावा किया था कि पीएफआई जो है दोस्तों, वो भारतीय राजनीति को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करती है। दैनिक हिंदू मुस्लिम जैसे होता है ना दोस्तों कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला, तो वैसे जो पीएफआई है वो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है। ये तालिबान जैसे अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया, वही ब्रांड ये यहाँ भी लागू करने की कोशिश करती है, ये भी दावा किया था। इसका दावा, एनआईए का दावा कि दोस्तों कि ये मतभेद भी लोगों के बीच में, समाज में मतभेद भी फैलाता है। अगर कोई कार्रवाई करना हो पीएफआई के द्वारा तो ट्रेंड लोगों को भी रखता है, पीएफआई ट्रेन करके रखता है लोगों की। अगर पीएफआई को कुछ कार्रवाई करना हो तो पीएफआई लोगों को ट्रेंड करके भी रखता है अपने पास। ये एनआईए के द्वारा दावा किया गया था दोस्तों 2017 में। इसी महीने में अगर देखेंगे तो सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगभग 40 जगहों, अलग अलग जगहों पर छापामारी किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। और एजेंसी ने, एनआईए ने ही तेलंगाना के निजामाबाद जिले में अब्दुल खादर को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही 26 अन्य मामले भी तेलंगाना में 38 अन्य तलाशी स्थानों में ली थी। मतलब 38 अन्य स्थानों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर का हम कट लगा दिए हैं। अब चाहें तो इसको सर्च करके देख सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा आपको दोस्तों। जांच एजेंसी जब एनआईए ने इसको जांच कर रही थी तो उस समय कुछ डिजिटल उपकरण पाया गया था। कुछ होगा दोस्तों, पूरा कंफर्म करके नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया कुछ डिजिटल उपकरण था, कुछ ऐसे दस्तावेज थे, कुछ खतरनाक वस्तुएं भी पाई गई है। और उस समय भी दोस्तों लगभग देखेंगे तो 8,32,000 के लगभग कुछ नगद राशि यानी कैश मनी भी पाया गया था एनआईए के जहाँ जहाँ छापा मारा गया था उस जगह पे। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी क्या करते थे? आतंकवादियों के कार्य को बढ़ावा देते थे, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते थे और टेरर कैंप को ऑर्गेनाइज करते थे। ये कहना था एनआईए के अनुसार दोस्तों। आप चाहेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स के ये पेपर हम यहाँ लगा दिए, इसको सर्च करके गूगल में आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो इसके मामला आगे बढ़ता गया। और मामला बढ़ते बढ़ते फिर देखेंगे तो दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बैन लगा दिया दोस्तों। सिर्फ पीएफआई को नहीं दोस्तों, पीएफआई से जुड़े जितने भी संगठन हैं उन सब पे बैन लगा दिया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, हम न्यूज़ का एक जो है कू का है दोस्तों, उसका कट सीन लगा दिए हैं। इसमें देखेंगे तो कौन कौन है दोस्तों? सीएफआई है, एसडीपीआई जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो निकली थी 2009 में, किससे? तो पीएफआई से, उस पर भी बैन लगा दिया। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इस पर भी बैन लगा दिया। रेहाब इंडिया फाउंडेशन नेशन ओमेन फ्रंट, इस पर भी बैन लगा दिया गया। इन सब पे लगा दिया गया है, यूएपीए के तहत बैन लगा दिया गया है 5 साल के लिए दोस्तों, 5 साल के लिए। और सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसको आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। उसका हम छोटा सा दोस्तों यहाँ कट सीन लगा दिए हैं, हम उसमें दिखाते हैं थोड़ा दोस्तों क्या क्या मामले सरकार ने कहा है। तो सरकार का कहना है दोस्तों कि जो इसका संस्थापक सदस्य, हम पीछे बता चुके हैं दोस्तों कि जो इसके संस्थापक सदस्य थे किसका? पीएफआई का। इसके कुछ संस्थापक सदस्य किसके रह चुके हैं सदस्य? तो सिमी के सदस्य भी रह चुके हैं। पीएफआई के संस्थापक सदस्य सिमी के भी रह चुके हैं। और जब सिमी को प्रतिबंध कर दिया गया तो पीएफआई में आ गए, ये कहना था सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद इनका कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि पीएफआई का संबंध किससे है? तो जमात उल मुजाहिदीन, एक बांग्लादेशी संगठन है दोस्तों, ये बैन किया हुआ है, आतंकवादी संगठन इसको कहा जा रहा है और ये बैन है दोस्तों। इससे भी इसका संगठन देखेंगे, सरकार का कहना है कि इससे भी इसका लिंक है। और फिर सरकार का कहना है कि पीएफआई का इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से भी इसका संबंध है दोस्तों पीएफआई का, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ इसके सदस्य आतंकवादी संगठन से जुड़ चुके हैं और भी कई कारण बताए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
आप चाहें तो ये जो पेपर थोड़ा सा, ये पहला सीन हम यहाँ लगा दिए हैं दोस्तों, ये चाहें तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई हत्याकांड के भी जिक्र किया है जिसमें पीएफआई का हत्या के आरोप लगे हैं, पीएफआई ने हत्या किया है, उस पर पीएफआई के हत्या के मामले भी प्रूव हो चुके हैं। जिसमें से देखेंगे तो केरल में नवंबर 2021 के एक मामले दोस्तों, श्री संजीत नाम के कोई व्यक्ति था, श्री रामलिंगम नाम के कोई व्यक्ति था तमिलनाडु में दोस्तों, उसकी भी हत्या कर दी गई थी पीएफआई के द्वारा। श्री नंदू है दोस्तों 2021 में केरल में, इसकी भी हत्या कर दी गई थी। श्री अभिमन्यु नाम के एक व्यक्ति था केरल में, 2018 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे कई मामले हैं दोस्तों जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है इस पेपर में। आप चाहें तो इसको पेपर को सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें कई हत्याकांड की भी सरकार ने जिक्र किया है। और जब बैन हो गया दोस्तों तो पीएफआई पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पीएफआई के सारे ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं पीएफआई के, उसको और उसके जितने भी अकाउंट हैं जो फॉरेन से फंड प्राप्त करती थी, विदेशों से, अपने विदेशों से लोगों के, अन्य अन्य लोगों के द्वारा फंड जो मिलता था, उस सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस भी कभी नहीं कर सकता है पीएफआई जो है, वो कभी भी कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, ना ही पब्लिसिटी अपना करवा सकता है। पीएफआई जो इसका संगठन है, इसका कभी भी पब्लिसिटी नहीं करवा सकता, कि लोगों को जुड़ने के लिए इसमें आमंत्रित नहीं कर सकता, यानी पब्लिसिटी सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि पब्लिसिटी नहीं करवा सकता। अगर इनके संगठन के लोगों को किसी बैन संगठन में लिप्त पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।